हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 का कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस लगाएंगे। तो एग्जाम्पल हम लोग लगाएंगे 15। एग्जाम्पल 15 में पूछा है p के किन मानों के लिए p का कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल। तो हम लोग इसका जानते हैं, अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो इन दोनों को क्या किया जाएगा? कंपेयर किया जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। अब देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वाले को किससे कंपेयर कर रहे हैं? a1x, तो x हटेगा, x का यहाँ कोफिशिएंट 4 है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? a1 है, यानी a1 इज इक्वल टू 4 और b1 इज इक्वल टू p, a2 इज इक्वल टू 2 और b2 इज इक्वल टू 2। चूँकि हम लोग को केवल a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, इसलिए इसको ही सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, c की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिखा जाए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू p अपॉन 2। और हमें पता है कि यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 अपॉन a2 कितना है? 2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 कितना है? p बाई इज नॉट इक्वल टू p बाई 2। ये नॉट इक्वल रहेगा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई जैसे इक्वल होता है उसकी ही तरह से करते हैं। यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि p अपॉन 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 या p इज़ नॉट इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 4। यानी कि p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी अगर वैल्यू p की होती है तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो यानी p का मान 4 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। यानी कि p का मान 4 नहीं होना चाहिए, 4 के अतिरिक्त p का कोई भी मान होगा तो इन दोनों समीकरणों का यानी इन दोनों इक्वेशन का एक यूनिक हल यानी एक अद्वितीय हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 16। डस्टर कहाँ गया?
अब एग्जाम्पल 16 में देखिए क्या है, कहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यानी बहुत सारी वैल्यूज, यानी कि इक्वेशन क्या दिया हुआ है, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। और 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो कहा है के की कौन सी वैल्यू होगी, इसमें के की वैल्यू निकालनी है। के की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन का अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, हम जानते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनेक हल के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो प्रश्न अब यहाँ पर क्वेश्चन में अब हम लोग को फिर वही लिखना पड़ेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से पहले वाले को कंपेयर करना, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से दूसरे वाले को कंपेयर करना। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर प्रश्न में क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू के, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग अपने से कंपेयर करके जैसे लास्ट एग्जाम्पल में बताएं वैसे करेंगे। ठीक है, a1 इज इक्वल टू के, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू, ये माइनस साइन सहित लेंगे, माइनस के माइनस 3। ठीक है, a2 इज इक्वल टू 12, b2 इज इक्वल टू के और c2 इज इक्वल टू माइनस के। क्लियर हुआ। अब हम लोग लिखा जाए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू के अपॉन 12, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3 अपॉन के और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस के माइनस 3 अपॉन माइनस के। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग किया जाए पुनः, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k अपॉन 12 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 की जगह पे 3 अपॉन के इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 की जगह पे k माइनस 3 अपॉन के, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को, तीनों बराबर हैं, तो इन दोनों को लेके पहले k की एक वैल्यू निकाल ली जाए और इन दोनों को लेकर के k की वैल्यू निकाल ली जाए। तो इन दोनों से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन के, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, या k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, या k इज इक्वल टू प्लस 6 और माइनस 6, यानी k की एक वैल्यू ये आ गई। अब इस वाले में देखा जाए तो दूसरे वाले में हम लोग करेंगे
सेकंड पार्ट का क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट में हम लोग क्या ले लिया जाए, 3/k इज इक्वल टू k माइनस 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको कर लिया जाए, k स्क्वायर k इंटू k माइनस 3 इज इक्वल टू 3k, या k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 3k, या k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0, या k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0। k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे क्या होगा, k की एक वैल्यू आ जाएगी 0 और k की दूसरी वैल्यू आ जाएगी k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू 6। अब देखिए, पहली वाली कंडीशन में भी +6 है और दूसरी वाली कंडीशन में भी +6 है और 0 है। तो दोनों कंडीशन में, फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन में, चूंकि k की वैल्यू 6 कॉमन है, इसलिए k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आएगी, जिसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। चूंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन में k इज इक्वल टू k की वैल्यू 6 कॉमन है, अतः k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। कहाँ है, k का ऐसा मान बताइए जिसके लिए जो दो इक्वेशन था उसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो अपरिमित रूप से अनेक हल का कंडीशन ये होता है। अब इसको सिंप्लीफाई किए हैं, दो कंडीशन, क्योंकि तीनों बराबर हैं इसलिए पहले इन दो को लेकर के एक कंडीशन से k की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को लेकर के एक कंडीशन से k की वैल्यू निकालेंगे, और दोनों ही कंडीशन में k की जो वैल्यू कॉमन होगी वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक 3.5 का फर्स्ट वाला तो आप लोग सारा लगा लेंगे। अब सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। ये भी वही जो एग्जाम्पल बताए हैं, सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी ये एग्जाम्पल 16 की तरह से है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है k के किस मान के लिए कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये सब आप लोग कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए फर्स्ट पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ के जैसा ही है। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट के जैसा है इस वाले का फोर्थ का पहला वाला पार्ट। सेकंड वाला जो है फिफ्थ वाला पार्ट जैसे उसका है वैसे ही इसका सेकंड वाला पार्ट है। थर्ड वाला पार्ट बहुत ईजी है, ये आप अपने से लगा सकते हैं। फोर्थ और फिफ्थ हम बताते हैं। फोर्थ वाला देखिए, अब है कहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो दो हैं पॉइंट A और B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, फिर कहा है एक कार A से तथा दूसरी कार B से
एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। दो गाड़ियां हैं, दोनों एक ए से चलती है और दूसरा किससे चलती है, बी से। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें, एक ही दिशा मतलब ये कार यहाँ से इस दिशा में चलती है और ये कार यहाँ से भी इस दिशा में चलती है, ठीक है, तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं, यानी दोनों एक साथ चलना शुरू की और 5 घंटे बाद दोनों कहीं एक जगह पे जा कर के मिल गई। यानी यहाँ पर दोनों गाड़ियाँ, ये गाड़ी और ये गाड़ी एक दूसरे से मिल गई। कितने समय बाद, 5 घंटे के बाद। मान लीजिए कि ये तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस था ही और ये p किलोमीटर हो गया, यानी ए वाला 100 प्लस p किलोमीटर चला होगा और बी वाला सिर्फ p किलोमीटर ही चला होगा, तो दोनों एक दूसरे से मिल लिए होंगे। ये ए वाला 100 प्लस p किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय किया होगा और बी वाला केवल p किलोमीटर की दूरी ही 5 घंटे में तय किया होगा, तभी दोनों एक साथ यहाँ पर आकर के मिल गए हैं। और यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलते हैं। अगर यही दोनों विपरीत दिशा में, यानी ये ए और बी पॉइंट है, ए और बी कार है, ए और बी पॉइंट है, यहाँ से दो कारें चल रही हैं और दोनों कहाँ से चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन से चल रही हैं, यानी ये वाली इस डायरेक्शन में और ये वाली इस डायरेक्शन में, तो और 1 घंटे बाद सब मिलती हैं। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि L, और यहाँ से जब ये चलता अपोजिट डायरेक्शन में तो ये Q डिस्टेंस कवर कर लेता है, और यहाँ से जब ये चलेगा तो चूँकि पूरा डिस्टेंस कितना था, 100 किलोमीटर, और दोनों फिर एक दूसरे से मिले हैं, तो अगर ये Q चला गया है तो ये यहाँ से कितना आएगा, 100 में से इस Q को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो गया इसका डिस्टेंस। क्लियर हुआ। ये 1 घंटे में Q किलोमीटर चलेगा और ए वाला 1 घंटे में 100 माइनस Q किलोमीटर चलेगा, और दोनों एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे, 1 घंटे बाद, यानी कि ये दोनों टोटल 1 घंटे के बाद से इस पॉइंट पर मिल जाते हैं। समझ में आई बात ना। ये यहाँ से चला, ये यहाँ से चला, और दोनों क्या हुआ, 1 घंटे चले और ये दोनों यहाँ पे मिल गए। अब दोनों का देखिए इक्वेशन क्या बनता है। अब कहा है कि दोनों की चाल अपनी अलग अलग है, तो मान लीजिए, माना कार ए की चाल यानी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और कार बी की चाल यानी स्पीड y किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो पहले के लिए हमको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। हमें क्या पता है कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं समय बराबर दूरी बटा चाल, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये क्या है, 5 घंटे में ये भी चला, तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में यानी पहली स्थिति में ए के लिए समय यानी कि 5, समय इज इक्वल टू दूरी ए कितनी दूरी चलेगा, 100 प्लस p, क्योंकि यहाँ पे सब मिल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस p दूरी, और अपॉन इसकी स्पीड कितनी है ए की, x। ठीक है, या 5x इज इक्वल टू 100 प्लस p, ये हो गया। अब उसके बाद क्या लिखा जाए, b के लिए
या इसको अभी इक्वल नहीं किया जाए, इसको ऐसे रहने दिया जाए, इसको बना देते हैं 1। अब क्या लिखा जाए b के लिए? b 5 घंटे में कितना चला? 5 इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस चला? ये p डिस्टेंस चला, तो p अपॉन इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है y, इसको 2। अब देखिए 1 और 2 से लेफ्ट साइड इक्वल है नहीं, यानी लेफ्ट में ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाए एक तथा 2 से, चूंकि लेफ्ट साइड इक्वल है इसलिए राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा, यानी 100 प्लस p अपॉन x इज इक्वल टू p अपॉन y, या px इज इक्वल टू 100 y प्लस py। ठीक है, अब आपका ये हो जाएगा px माइनस px इज इक्वल टू 100 प्लस p इंटू वाई। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 3। क्लियर हुआ? अब इसी तरीके से, या इसको p को हम लोग यहाँ से हटा दिया जाए, इससे एक काम हम लोग कर सकते हैं। a के लिए हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 100 प्लस p अपॉन x, या 5x इज इक्वल टू 100 प्लस p, ये हो गया 1। और b के लिए, आपका हो जाएगा 5 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है p अपॉन y, या 3y इज इक्वल टू p। अब ये हो गया 2 से p की वैल्यू 1 में रखने पर, 2 से p का मान 1 में रखने पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 100 प्लस p की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 3y, या 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 100। इसको बना दीजिए इक्वेशन 3। क्लियर हुआ? अब सेम इसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग करते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, दूसरी सेकेंड कंडीशन में a के लिए कितने समय में, 1 घंटे में, यानी 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 100 माइनस q अपॉन इसकी स्पीड कितनी है x, या x इज इक्वल टू 100 माइनस q, इसको बना दिया जाए 4। क्लियर हुआ? और b के लिए 1 इज इक्वल टू, b वाला कितना चल रहा है, q चल रहा है, तो q अपॉन y, या y इज इक्वल टू q, इसको बना दिया जाए 5 से q की वैल्यू 4 में रखने पर, से q की वैल्यू 4 में रखने पर। ठीक है, 5 से q की वैल्यू 4 में रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 100 माइनस इस q की जगह पे क्या रख देंगे y, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हो गया आपका इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को आप लोग जिस भी मेथड से चाहिए
या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, या आप लोगों को जो कल बताए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, यानी कि वज्र गुणन विधि। तीनों में से किसी से भी सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसका सॉल्यूशन आप लोगों को फिर से बताएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।